सी राइटिंग प्रैक्टिस करने के ना सबके अलग अलग तरीके होते हैं, बट हियर आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल माई तरीकाज विच आई यूज टू फॉलो व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दी CS एग्जाम्स. सो जस्ट लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. नंबर वन, start preparing your own notes. Yes, इधर फुल फ्लेज्ड और रनिंग नोट्स जो भी आप बनाओ, और बोथ आप अपने खुद के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो. इसके है ना दो फायदे हैं. नंबर वन, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड नंबर टू, इससे आपके जो नोट्स है खुद के हैंड रिटन नोट्स वो बनकर रेडी हो जाएंगे. एंड ट्रस्ट मी, जब खुद के हैंड रिटन नोट्स बनकर रेडी हो जाते हैं ना एंटायर सब्जेक्ट के एंड सिलेबस के, इससे ज़्यादा बेस्ट चीज़ और कुछ नहीं हो सकती. बिकॉज ये अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा, ये आपको रियलाइज़ होगा व्हेन यू विल डू रिविजन्स. जब वन डे बिफोर एग्जाम आप किताब खोलकर बैठोगे, तब आप खुद को शाबाशी दोगे, आपको खुद पर प्राउड फील होगा कि यस, एक काम जो आपने किया वो आपने बेस्ट कर दिया. भले थोड़ा एफर्ट लगा, टाइम लगा, बट आपने ये चीज़ कर दिखाई. सो इट विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर रिविजन्स very effectively, very faster, to revise entire syllabus one day before exams. Plus खुद के नोट से पढ़ोगे, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा. ट्रस्ट मी, सब कुछ अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएगा. इससे आप अपने रिविजन्स को कंप्लीट भी कर पाओगे और आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा. नंबर टू, सिर्फ पढ़ लेने से बात नहीं बनती है. जब भी पढ़ो एक्टिवली पढ़ो. मीन्स खुद के क्वेश्चंस फ्रेम करो पढ़ते टाइम, कि इससे अगर कोई केस स्टडी पूछेंगे या कोई घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, ट्रिकी वे में क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो लोग कैसे पूछ सकते हैं. एटलीस्ट स्टार्ट फ्रेमिंग योर ओन क्वेश्चंस, एंड देन आप देखो कि अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो भी मुझे यही आंसर लिखना है. बिकॉज कई बार क्या होता है, सब कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे आते हैं जो हम उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते कि उन्होंने पूछा क्या है. देन आफ्टर दी एग्जाम, जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, तब हमको रिग्रेट होता है, अरे यार इसका तो वही आंसर था. ऐसा कई बार होता है स्टूडेंट्स के साथ. तो मेक श्योर जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कंसेप्चुअली. ब्लाइंडली रट्टा मत मारो हर चीज़ को, कंसेप्चुअली पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो. मेन आपका बेसिक है ना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. उसके बाद आप पढ़ाई भी कर लोगे, आप लर्न भी कर लोगे, आप रिविजन्स भी कर लोगे, और एग्जाम्स भी आपकी बढ़िया जाएंगी. आपके जो कंसेप्ट है वो, उस पर आप तगड़ा काम करो, वो आपके एकदम परफेक्ट होने चाहिए. सो वेन एवर यू आर स्टडिंग, जो भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर स्टडिंग कंसेप्चुअली. आप ब्लाइंडली रट्टा नहीं मार रहे हो. तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार आपने कंसेप्चुअली पढ़ाई कर ली, एक चैप्टर्स आपने एकदम बहुत अच्छी तरीके से उसको पढ़ लिया, देन क्या करना है, ICSI के साइट पर जाओ, गाइडलाइन आंसर्स निकालो. गाइडलाइन आंसर्स पास्ट 3 अटेम्प्ट और मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट, इससे ज़्यादा आप पीछे मत जाना. पास्ट 3 अटेम्प्ट और मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट के गाइडलाइन आंसर्स लो. जो चैप्टर आपने अभी अभी पढ़ा है, उस चैप्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आप उस गाइडलाइन आंसर्स में सर्च करो. ठीक है, वो क्वेश्चन आपको जैसे ही मिला, उस क्वेश्चन का या तो आप आंसर लिख लो बाय सेटिंग द 5 मिनट्स का टाइमर. 5 मिनट का टाइमर सेट करो, या तो आप उसका आंसर जो है वो लिख लो. या अगर सपोज लिखते नहीं हो तो एटलीस्ट माइंड में ऑर्गेनाइज कर लो अपने आंसर्स, एंड एटलीस्ट कीवर्ड्स लिख लो. लाइक अगर कोई केस स्टडी आपने देखा, जो चैप्टर अभी आपने पढ़ा उसके रिलेटेड कोई केस स्टडी आपको पेपर में दिख गया, तो उस केस स्टडी का फ्लो ऑफ आंसर एक नोटबुक और पेन लेके फ्लो ऑफ आंसर लिख दो. अगर पूरा नहीं लिखना है तो, मतलब प्रोविजन है तो कौन सा सेक्शन इसमें आप कोट करोगे. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप कैसे ऑर्गेनाइज करोगे अपने आंसर्स को, इसका प्रैक्टिस भी आपको मेंटली घर से करके जाना है. कि अगर सपोज ये केस स्टडी है तो इसमें क्या प्रोविजन आएगा, कौन सा सेक्शन आएगा, कौन सा केस रेफरेंस आएगा, क्या पेनल्टीज में लिखूंगी, एंड द फाइनल कंक्लूजन. राइट, तो या तो फुल फ्लेज आंसर लिख दो, या एटलीस्ट द फ्लो ऑफ आंसर लिख दो. एक बार आपने फ्लो ऑफ आंसर लिख दिया, देन कंपेयर योर आंसर विद द गाइडलाइन आंसर. अपने आंसर को गाइडलाइन आंसर से आप कंपेयर करो. ठीक है, देन फाइंड करो, सर्च करो कि आपके आंसर में ऐसी क्या कमी है जो गाइडलाइन आंसर में आपको मिल रही है. सो स्टार्ट सेल्फ एनालाइजिंग. दिस इज गोइंग टू रियली वर्क वंडर्स. ट्रस्ट मी, ये बहुत 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 अच्छे से काम करता है. एंड इससे आपका माइंड एक्टिव होगा. आप जो जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उस पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उस पर आपको कमांड आएगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ, ये चैप्टर मैंने पढ़ा है, और पास 3 या 4 अटेम्प्ट के पेपर्स में से इस चैप्टर में से जो जो क्वेश्चन आए वो मेरे को सारे आते हैं, वो मैंने सारे क्रैक कर लिए. और अगर कोई नहीं आता है तो कहाँ कमी रह गई, ये चीज़ मुझे क्यों नहीं आ रही, एटलीस्ट वो चीज़ आप अभी फिगर आउट कर लोगे. सो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हो.
इससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड एग्जाम में आंसर को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है ये भी चीज़ आपको समझ में आएगी। बिकॉज हमको ऐसा होता है कि क्वेश्चन है, आंसर आता है, बट स्टार्ट कहाँ से करें, पहले प्रोविजन लिखे या केस रेफरेंस लिखे या फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द आंसर, ये बहुत मैटर करता है। आपका फ्लो ऑफ आंसर, हाउ योर आंसर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका क्वालिटी ऑफ आंसर्स, आपका आंसर्स का फ्लो, ये बहुत मैटर करता है। तो गाइडलाइन के आंसर से आप अपने आंसर को कंपेयर करो और देखो कि ऐसी क्या कमी है आपके आंसर में जो आप नहीं लिख रहे हो, जो आपको गाइडलाइन आंसर से उसी वक्त मिल जाएगी। सो कंपेयर द फ्लो ऑफ आंसर विच इज़ प्रोवाइडेड इन द गाइडलाइंस एंड द फ्लो ऑफ आंसर जो आपने सेट किया, एंड सी कि किस तरीके से आप चीज़ें अपने आंसर को और भी ज़्यादा अच्छा और भी ज़्यादा आप उसको सुधार सकते हो। इफ़ अगर आपके आंसर का फ्लो एंड गाइडलाइन में जो आंसर दिया है उसका फ्लो मोटा मोटी मैच करता है, देन तो इट्स ओके, मीन्स आपके जो प्रिपरेशंस है वो एकदम सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, एकदम परफेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपका जो फ्लो ऑफ आंसर है वो गाइडलाइन से मैच नहीं कर रहा है, या गाइडलाइन में जो जो सेक्शंस दिए हैं, जो जो केसेस दिए हैं, वो चीज़ें आपके आंसर में नहीं आ रही है, देन यू हैव टू फिगर आउट कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। इससे डेफिनेटली यू विल रियलाइज दैट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग एंड ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको स्ट्राइक नहीं हो रहे हैं इवन आफ्टर स्टडिंग द एंटायर चैप्टर। दैट्स इट। नंबर 3, अब ये तो किए बिना आप एग्जाम देने बिल्कुल जाना ही मत। दैट इज सेट 3 आवर्स का टाइमिंग एंड सॉल्व 1 रीसेंट पेपर, ICSI का सॉल्व 1 रीसेंट पेपर। एंड जो पेपर आप सॉल्व कर रहे हो उसके गाइडलाइन आंसर्स आप मेक श्योर करना आप पहले से नहीं देख रहे हो, बिकॉज दैट पेपर शुड बी अ कंप्लीट सरप्राइज फॉर यू। ठीक है। एंड देन अगर आपके कोई प्रोफेसर हो तो आप उनसे अपना पेपर चेक करा सकते हो। अगर कोई नहीं है सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेल्फ असेस योर पेपर विद द गाइडलाइन आंसर्स। देखो गाइडलाइन आंसर्स में किस तरीके से वो लोग आंसर्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं और आप किस तरीके से आंसर्स लिख रहे हो, तो सेल्फ असेस करो एंड डू स्ट्रिक्ट चेकिंग। एकदम एज एन एग्जामिनर डू स्ट्रिक्ट चेकिंग, तभी आप अपने जो मिस्टेक्स हैं उनको रियलाइज कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे और उस पर वर्क कर पाओगे, उनको इम्प्रूव कर पाओगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद को ही असेस करो कि आप 3 आवर्स में 100 मार्क्स का पेपर पूरा अटेम्प्ट भी कर पा रहे हो या नहीं, हाउ यू विल हैंडल ट्रिकी क्वेश्चंस, आपको पूरा पेपर समझ में भी आ रहा है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी जो प्रैक्टिस है वो आप घर से ही करके चले जाना। इससे आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, प्लस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो दिस विल रियली 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 हेल्प यू अ लॉट। इससे क्या होगा, इससे एटलीस्ट जो सिली मिस्टेक्स है वो आप मेन एग्जाम में अवॉइड करेंगे। So these were 3 my own personalized tips on how to do writing practice. Even we both sisters used to follow this and it really 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 helped us a lot. इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया एंड आप लोगों से शेयर किया। आई होप आपको भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। Do let me know in the comment section below कि what is your way of doing writing practice.